नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। या तो मेरी पसंद की लड़की से शादी करो, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी भी अनजान लड़की जिसे कभी देखा नहीं है उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं? यह तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि वह लड़की मेरे लिए अनजान नहीं है। मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत ही संस्कारी लड़की है, तुम्हारा जीवन संवार देगी। लेकिन मैं आपकी ज़बरदस्ती के कारण अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। शादी को लेकर मेरे कुछ और ही सपने हैं। मैं ऐसे ही किसी को अपना जीवन साथी नहीं बनाऊंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर जाते जाते मेरा भी आखिरी फैसला सुनो ही लो। मेरी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम मेरे बेटे नहीं हो। आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? मैं इस घर का बेटा हूँ। अगर इस घर में मेरा बेटा बन कर रहना है तो मेरी इच्छाओं को मानना होगा। पिता का फैसला सुनकर विशाल पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। ये सब सुनकर माँ जरूर पीछे पीछे दौड़ी चली आई थी, बेटे को मनाने और रोकने के लिए। विशाल, मेरे बेटे, सुनो मेरी बात। इस वक्त गुस्से में कोई फैसला मत लो। अपने पिता को तो तुम जानते ही हो। अगर एक बार मन बना लिया तो सचमुच तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो माँ, आप क्या चाहती हैं कि मैं उनके नाजायज़ फैसले को मान लूँ और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दूँ? आप उनके सामने तो कुछ नहीं बोल पाई और मुझे समझाने चली आईं। मुझे किसी की झूठ मूठ की हमदर्दी नहीं चाहिए। जाइए, अपने पति को संभालिए। बेटे, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो जो तुम्हारे लिए नुकसान साबित हो। मेरी बात मानो और दिमाग को ठंडा रखो। कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएगा। सुगंधा अपने बेटे की बड़ी मुश्किल से समझा कर अंदर ले आई। विशाल घर के अंदर आ तो गए थे, लेकिन अभी भी पिता की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखो विशाल, मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर समझाना चाहूँगी। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में भी सोच लेना। मेरी बात मानो, मौके की नज़ाकत को समझते हुए शादी के लिए हाँ कर दो। वैसे भी तुम्हें पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, यही सही वक्त है। शादी के बाद उसे छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चले जाना। आज की लड़की है, कब तक तुम्हारा इंतज़ार करेगी? हमें कुछ करना भी नहीं होगा, अपने आप सब कुछ सही हो ही जाएगा। माँ की बातों का मतलब कुछ कुछ विशाल को समझ आने लगा था। वाकई अगर इस वक्त उन्होंने जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला ले लिया तो पिता अपना फैसला सही करने में वक्त बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सही करने में वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर इस वक्त थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके काम चल सकता है तो फिर बेवजह की बेवकूफ़ी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। माँ सही कह रही हैं, शादी ही तो करनी है, उसके बाद कौन सा उस लड़की के पल्लू के साथ बंद कर रहना होगा। तो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, अगली ही सुबह निकल जाऊंगा। फिर देखता हूँ पिताजी मुझे ज़बरदस्ती कैसे रोक पाते हैं। माँ बेटे ने आपस में सलाह मशवरा की और शादी के लिए तैयार हो गए। विशाल बेमन से दूल्हा बने। घोड़ी चढ़े बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। शादी हुई और दुल्हन को विदा करके अपने घर वापस लौट आए।
अब तो बस रात गुजारनी थी, सुबह तो उन्हें निकल ही जाना था। पिता भी खुश और वह भी खुश, लेकिन दोनों की खुशियों का कारण अलग अलग था। पिता ने सोचा अपनी जबरदस्ती के कारण बेटे को सही राह पर ले आए, लेकिन बेटा तो और भी कुछ सोच रहा था। उसने तो पिता की जबरदस्ती का उन्हें सबक सिखाया था, लेकिन इन सब में उस दुल्हन का क्या दोष जो अभी अभी इस घर की बहू बनकर इस घर में आई थी। उसे तो मालूम भी नहीं था कि इस घर में उसका वर्तमान और भविष्य कैसा गुजरने वाला है। जिसकी दुल्हन बनकर आई है वह इंसान कैसा है। अगली सुबह परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे, लेकिन दूल्हा चला गया था। विशाल के पिता विशाल की इस हरकत से काफ़ी नाराज थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। फ़ोन पर बात भी की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विशाल एक ही बात पर अड़े रहे कि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और इस वक्त वह वापस नहीं लौट सकते। अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ही वह घर वापस लौट सकते हैं। दोस्त की बेटी को अपनी बहू बनाकर घर में ले तो आए थे, लेकिन उसे समझा नहीं पा रहे थे कि उसे इस घर में कैसी खुशियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि अपनी जिस बेटे के साथ उसकी शादी करवाई थी वह तो अपनी दुल्हन को पहली ही रात छोड़कर विदेश चला गया था। वैशाली ने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया था और ससुराल में परिवार के साथ वक्त गुजारने लगी। वक्त हर घाव का मरहम होता है, यही बात वैशाली ने भी समझ लिया था। लेकिन जब हमारा वक्त खराब चलता है तो कुछ भी सही नहीं होता है। वैशाली के साथ भी क्या होने वाला था उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। वह तो बस सबकी खुशियों के बारे में सोच रही थी। जो हो चुका था उसे भूलना चाहती थी, सबके साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन उसकी खुशियों के बारे में 4 साल बाद विशाल ने अपने ही घर के दरवाजे की घंटी बजाई। पिता ने दरवाज़ा खोला। विशाल अंदर आ गए थे। अभी अभी जो लड़की उनके लिए चाय नाश्ता रख कर गई थी उसे देखकर वह अवाक रह गए थे। उस लड़की के साथ एक बच्चा भी था जो उसके साथ साथ चल रहा था। वह लड़की जब तक आंखों से ओझल नहीं हुई, विशाल की नज़र उस पर ही टिकी रही। पिता की नज़र विशाल की नज़रों को भांप गई। क्या देख रहे हो विशाल? वह वैशाली है, तुम्हारी पत्नी, और उसके साथ वह बच्चा भी तुम्हारा ही बेटा है। वैशाली तक तो ठीक था, लेकिन ये बच्चा ये कब और कैसे हुआ? वह तो पहली ही सुबह वैशाली को छोड़कर चले गए थे। मत सोचो, मैं बता रहा हूँ। उस रात कमरे में जब तुम गए थे तो तुम नशे में पूरी तरह से धुत थे। दोस्तों के साथ मिलकर तुमने अपना गम भुलाया था। रात वैशाली के साथ गुजारी और सुबह निकल गए। तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन उसे सब कुछ याद है, क्योंकि तुम्हारी की गई गलती का परिणाम उसे ही भुगतना पड़ा। इन 4 सालों में तुम तो चले गए थे, लेकिन समाज के तानों और कटाक्षों ने उसे बेचारी को जीना दूभर कर दिया था। तुमने तो बड़ी आसानी से उससे अपना पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन तुम्हारी अमानत को संभालने के चक्कर में खुद की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ गवा बैठी। तुम तो चले गए। वह कब तक तुम्हारा इंतजार करती? उसके पिता आए और उसे ले गए। तुम्हारी हरकतों के बाद में भी शर्मिंदा था। अपने दोस्त से नज़र नहीं मिला पा रहा था और ना ही वैशाली को इस घर में रोक पाया। किसके भरोसे रोकता? तुमने तो उससे मुंह ही मोड़ लिया था। उस वक्त हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। वैशाली के पिता के साथ चली गई।
वैशाली ने अपने मायके में क्या कुछ नहीं सहा। जैसे ही बच्चे के आने की खबर मिली, लोग उसे ताना मारने लगे। पति तो पहली ही रात छोड़कर चला गया, फिर ये चरित्रहीन लड़की ने किसके साथ कुकर्म किया है, जिसका पाप अपनी कोख में लेकर मायके आई है। बेचारी सब कुछ सहती रही, रोती रही और खुद की किस्मत को कोसती रही। बेटी की ऐसी हालत और अपने मान सम्मान पर दाग लगता देख मेरे दोस्त की भी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। जब उसे लगा कि वह अब इस दुनिया में ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, तो उसने मुझसे मदद मांगी और उसकी आखिरी वक्त में मैं तुम्हारे कर्मों की वजह से उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। और उस दिन मुझे पता चला मेरे दोस्त, मैं तुझे आज भी नहीं बुलाता, लेकिन मैं तेरी अमानत तुझे सौंपना चाहता हूँ। अब मेरी सांसें ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं हैं, कभी भी थम सकती हैं। और मेरी बेटी को तो तू जानता ही है, अपना अधिकार और हक मांगना आज तक नहीं आया। अगर मैंने आज उसके लिए कुछ नहीं किया तो वह आगे भी ऐसे ही घुटती रह जाएगी। यार, इन समय मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, वह तो उन कर्मों की सजा भुगत रही है जो उसने किया ही नहीं है। अपने दोस्त की आखिरी समय में उसकी उठती गिरती सांसों को देखकर मैं घबरा गया। उसकी बातें मेरे मन को लहूलुहान कर रही थीं। अनजाने में ही तुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था। आज अपनी दोस्त की ऐसी स्थिति का मैं ही जिम्मेदार था। मेरे सामने मर रहा था, अपनी आखिरी उम्मीद को अपना बंद होती हुए आँखों में सजाए, और मैं उसे सांत्वना भी नहीं दे पा रहा था कि उसे अब और कौन सी नई उम्मीद दूं। मेरे इन हाथों में ही मेरे दोस्त ने आखिरी सांसें ली थीं। उसके अंतिम क्रिया में हम वहीं गांव पर वैशाली के साथ रुके थे। वैशाली की हालत और दोस्त की परिस्थितियों के बारे में जानकर अनिरुद्ध भी अपने साथ वैशाली के गांव आ गया था, और उसने उस वक्त मुझे पूरी तरह से संभाल लिया था, वरना मैं तो खुद को ही कसूरवार मानकर कब का अपना हवास खो बैठा था। उसने ही वैशाली के पिता के अंतिम क्रिया की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अनिरुद्ध ने किसी से कोई बात नहीं की, चुपचाप सारे क्रियाकलाप करता रहा। 13वीं के बाद जब हमारे चलने की बारी आई तो मैंने अपने साथ वैशाली को भी चलने को कहा, लेकिन वैशाली अपने पिता की यादों के सहारे कुछ और दिन वहां गुजारना चाहती थी, और इस वक्त मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। इस बीच अनिरुद्ध सब कुछ चुपचाप देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। लेकिन डैड भाई कब आए? तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही वापस लौट आया। अब आप लोग पूरी रात बात ही करते रहेंगे या सोएंगे भी? बेटा इतनी दूर से सफ़र करके आया है, थोड़ा तो आराम करने दीजिए। विशाल सब कुछ जानना चाहते थे, लेकिन माँ के हस्तक्षेप के कारण पिता उठने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी, चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाया, लेकिन पिता के थकते कदमों को देखकर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। बार बार वैशाली का उदास चेहरा और उसे मासूम बच्चे की मुस्कुराहट आंखों के सामने आ रही थी। मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। जिसे साथी बनाकर अपने घर लाया था, उसकी एक झलक देखना भी गवारा नहीं किया। वैशाली कितनी खूबसूरत थी, उसकी जुबान नहीं आंखें बोलती थीं। आज जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरी नज़रें ही नहीं हट पाईं उसके चेहरे से। जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया, उसमें उसका क्या कसूर था? उसके साथ जो किया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा गुनाह था।
दिल में एक कफक सी उठी और मेरे कदम अपने आप ही बढ़ गए। एक बार वैशाली से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। मेरे किए कि वह जो भी सज़ा मुझे देगी मैं सर झुकाकर मान लूँगा। अपने बच्चे को सीने से लगाने की इच्छा हो रही थी। जैसे ही वैशाली के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, अनिरुद्ध भाई और वैशाली की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। शायद वैशाली रो रही थी और भाई उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा बच्चा भाई की गोद में सुकून से सो रहा था। ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैं उल्टे पांव अपने कमरे में वापस लौट आया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। भाई वैशाली के कमरे में क्या कर रहे थे? वैशाली भाई के सीने से लगकर रो क्यों रही थी? मेरा बच्चा भाई की गोद में क्यों सो रहा था? इन सारे सवालों का जवाब मुझे सुबह मिलने वाला था और मुझे कल की सुबह का बेसब्री से इंतजार था। रात यही सोचते हुए बीत गई कि भाई और वैशाली का रिश्ता हो सकता है। वैशाली पत्नी तो विशाल की ही है, भले ही एक रात की दुल्हन बनी और उनका रिश्ता ही एक रात का रहा, लेकिन भाई के साथ उसका क्या रिश्ता है? ये बात उसके उलझे हुए दिमाग को ज़्यादा परेशान कर रही थी। इस वक्त दिमाग में अच्छे बुरे ख्यालात भी आ रहे थे। इच्छा तो हो रही थी कि अभी उनके कमरे में जाएं और वैशाली और भाई दोनों को अपने आफकित सवालों के कटघरे में खड़ा करके अपने सारे सवाल उनके सामने रखें, लेकिन वैशाली के साथ अब तक जो किया था वह सारे कर्म याद आ गए और अपने पैर आप आगे बढ़ने से रुक गए। क्या मेरे ना रहने पर भाई और वैशाली के नाजायज संबंध बने हैं? मॉम डैड को क्या इस बात की जानकारी है या फिर उन्हें भी मेरी तरह धोखा दिया जा रहा है? दिमाग जब उलझा हुआ तो ओहो अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता है। और विशाल तो इस समय पूरी तरह से कन्फ्यूज थे। बीवी और भाई के जिस स्थिति में देख कर आए थे उसके बाद दिमाग में अच्छे ख्यालात तो आने से रहे। अब तो बस सुबह होने का इंतज़ार था ताकि मॉम और डैड के सामने दोनों के नाजायज रिश्ते का पर्दाफाश किया जाए। रात आँखों में गुजरी, सुबह हुई, सभी नाश्ते की टेबल पर एकत्रित हुए। वैशाली रोज की तरह आज भी सबके चाय नाश्ते का प्रबंध कर रही थी। मॉम और डैड भाई के पैर छुए और लग गई अपने काम में। इस वक्त उसका दिखावापन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात जिनकी बाहों में गुलछर्रे उड़ा रही थी, सुबह वही इंसान देवता तुल्य पूजा जा रहा था। सभी अपना अपना नाश्ता शांति से कर रहे थे। मैं ही था जो सिर्फ कांटा छुरी घुमा रहा था। मॉम ने मेरी बातों को नोटिस किया। विशाल, क्या बात है बेटे? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ और खाने की इच्छा हो तो बताओ, वैशाली बना देगी तुम्हारी पसंद का नाश्ता। एक बार फिर से वैशाली का नाम सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। आप लोगों ने क्या वैशाली लगा रखा है? वैशाली का अब इस घर से क्या रिश्ता है? वह यहाँ क्या कर रही है? आखिरकार मेरे मन की कड़वाहट जुबान पर आ ही गई। किचन में कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। मैं समझ गई, वैशाली ने मेरी बातें सुन ली हैं। मैं यही चाहता था कि सभी लोग मेरी बातें सुने, खास तौर पर वैशाली और भाई, क्योंकि इस वक्त दोनों ही मेरी नज़रों में बुरी तरह से चुभ रहे थे। मेरी बात सुनकर डैड भी हाथ रुक गए, जो अब तक आराम से नाश्ता कर रहे थे, और भाई तो पहले ही अपना नाश्ता अपने सामने से हटा चुके थे और अब किचन की तरफ खड़ी वैशाली और उस बच्चे की तरफ देख रहे थे।
वह उठकर उनके पास जाने वाले थे, लेकिन डैड ने उन्हें रोक लिया। अनिरुद्ध, तुम्हें यहाँ से उठकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि विशाल के सारे सवालों का जवाब दिया जाए। बोलो विशाल, और क्या क्या पूछना चाहते हो? जो भी सवाल तुम्हारे दिमाग में हो बेझिझक पूछ सकते हो। आखिर इतना अधिकार तो तुम्हें ही है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन डैड ने जिस तरह से मुझे कन्विंस किया है, मैं अपने दिमाग में चल रहे सवालों को जुबान पर ले आया। डैड, कल रात मैंने देखा भाई वैशाली के कमरे में वैशाली भाई के सीने से लगकर रो रही थी और भाई उसे समझा रहे थे। इस घर में ये सब क्या हो रहा है? क्या इसकी जानकारी आपको है, या आप लोगों की आंखों में भी धूल झोंका जा रहा है? विशाल, तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हों तो अब उनके जवाब पूरे धैर्य के साथ सुनना। कल रात मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से हम वैशाली के पिता की 13वीं तक वहाँ उसके साथ गांव में ही रुके थे, और उसके बाद वैशाली ने हमसे थोड़ा वक्त मांगा था अपने पिता के साथ अपनी यादों को सहेजने के लिए। मैं भी अब दोबारा वैशाली के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। आखिर वह भी मेरी बच्ची थी, उसे भी जीने का अधिकार था। उसकी ये बात मैंने मान ली और वापस चला आया। हमारे साथ अनिरुद्ध भी वापस लौट आया था, लेकिन इस बीच अनिरुद्ध ने जो वैशाली की हालत देखी थी, वह उसके बारे में सोचकर काफ़ी बेचैन होने लगा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर